जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चंस जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। वही शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला यह गया है कि कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दोगुने से अधिक हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कोई भी धनराशि कितने समय में दोगुना से ज्यादा हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि अगर 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब है कि अगर राशि अभी हमारा 100 रुपया है तो एक साल में यह बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% की वृद्धि होगी ना, तो अगर मूलधन हमारा 100 रुपये है तो एक साल में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी को हम छोटा फॉर्म कर लेते हैं। अगर वैल्यू कट रहा है तो हम काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 छके 120 हो जाएगा और 20 पंचे 100। इसका मतलब एक साल में राशि जो है आपका कितना हो जाएगा, अगर 5 रुपए है तो यह 6 हो जाएगा। अब एक साल में 5 से 6 हो रहा है, 2 साल में कितना होगा, तो इसका पावर हम 2 कर लेंगे। तो 2 साल में कितना होगा, पावर 2 करिए, पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका भी पावर 2 करिए, कितना हो जाएगा, 25। तो 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। अगर हम यह जानना चाहे कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 3 करिए, तो 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 216। 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। 4 साल में कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 4 करेंगे तो 6 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1296। और नीचे जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं ना, 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625। इस चीज को हम दोबारा से समझाते हैं, गौर से समझिएगा, है ना। बोला क्या है कि कम से कम कितने साल में 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कोई धनराशि जो है स्वयं के दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। तो 20% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि एक साल में राशि 100 से 120 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो 5 से 6 होता है एक साल में। 2 साल में कितना होगा, 2 साल में आपका 25 से 36, इसी का पावर 2 कर लेना है। 3 साल में क्या होगा, 125 से 216। 4 साल में कितना होगा, इसी का पावर 4 करना है ना, 625 से 1296। अब बताइए कि क्या ऊपर वाला जो वैल्यू है नीचे वाले के दोगुना से ज्यादा है, नहीं, 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्या ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले के दोगुना से ज्यादा है, दोगुना से ज्यादा कब होता, जब 50 से ज्यादा होता। क्या ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले के दोगुना से ज्यादा है, दोगुना से ज्यादा कब होता, जब 250 से ज्यादा होता। क्या नीचे वाला ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला के दोगुना से ज्यादा हो रहा है, देख लीजिए 625 गुना 1250, यह 1296 है। तो दोगुना से ज्यादा कितने वर्षों में हुआ है, दोगुना से ज्यादा हो रहा है आपका, देखिए यह पहला साल का है, 1 2 3 4, 4 वर्षों में हुआ है। तो हम अपना आंसर क्या चुनेंगे, हम अपना आंसर चुनेंगे कि 4 वर्ष में दोगुना से ज्यादा हो जाएगा। अगर सवाल यह पूछता कि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई भी राशि कितने समय में दोगुना से ज्यादा हो जाएगा, तो 25% यानी एक साल में राशि हो जाएगा 125, कितना से, 100 से। इसको हम काट लेते हैं, 5 से 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो एक साल में क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा। 2 साल में कितना, तो इसी का पावर 2 करिए ना, तो 5 का पावर 2 25, 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 से 25 हो जाएगा। क्या दोगुना हो रहा है, दोगुना से ज्यादा हो रहा है, नहीं। 3 साल में कितना, पावर 3 करिए तो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। क्या यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू दोगुना से ज्यादा है, 64 का दोगुना 128 होता है, नहीं है। पावर 4 करिए, 5 का पावर 4 कितना हो जाता है आपका, 5 का पावर 4 हो जाएगा 625, और नीचे में वैल्यू है 4, 4 का पावर 4 कितना होगा, 256 हो जाएगा। 256 के दोगुना से ज्यादा क्या 625 है, 256 का दोगुना कितना होता है, 512 होता है। तो 512 से अधिक है यह वैल्यू, यानी ऊपर वाला मान नीचे वाले के दोगुना से ज्यादा कितने साल में हो रहा है, एक साल में तो नहीं, 2 साल में भी नहीं, 3 साल में भी नहीं, कितने साल में, 4 साल में। तो हमारा आंसर यहाँ भी क्या होगा, 4 साल होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कुछ इस प्रकार से ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे हो गया 4 साल। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिप बेचा। 1 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, 16 वस्तु। ऐसे सवाल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, रुपया ऊपर लिखिए और वस्तु नीचे। तो 1 रुपए में 16 क्लिप बेचा, हम रुपया ऊपर लिख दिए, वस्तु नीचे लिख दिए। अब हमारा जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा।
जब भी सवाल ऐसे रहे कि इतने रुपए में इतना वस्तु खरीदा या इतने रुपए में इतना वस्तु बेचा, तो रुपया हमेशा ऊपर रखिएगा और वह उसका जितने वस्तु को खरीदा है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। अब देखिए क्या बोला है, 1 रुपए में 16 वस्तु क्या किया है, बेचा है, तो यह हमारा विक्रय मूल्य है। यह क्या है हमारा, यह हमारा विक्रय मूल्य है। अब इस विक्रय मूल्य में क्या हुआ है, 25% का लाभ। इसका मतलब कि यह 125% का मान है, तो 125 से भाग कर लीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य, यानी 100% का मान, तो 100 से हम क्या कर लेंगे, 100 से हम गुना कर लेंगे। 25%, इस विक्रय मूल्य में 25% का लाभ हुआ है, इसका मतलब कि यह 125% का मान है, तो हम 125 से इसमें भाग कर लेंगे। भाग करने का मतलब 125 नीचे आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य मीन्स कि 100% का मान, तो हम 100 से क्या कर लेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। अब फटाफट से इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो 25 चौके 100 होगा और 25 पंचे 125, 4 से काटिएगा 4 चौके 16। ऊपर में वैल्यू क्या है, 1, और नीचे में क्या है, 20 है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में कितना वस्तु खरीदा होगा, 20 वस्तु खरीदा होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। इस फॉर्म में क्वेश्चन था, आंसर भी हमारा उसी फॉर्म में आया। 1 रुपए में 16 वस्तु बेचा था, तो 1 रुपए में क्या होगा, 20 वस्तु वह खरीदा होगा, तभी जाकर के 25% का लाभ उसको होगा। आगे चलिए, एक यह क्वेश्चन भी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का रिपीटेड सवाल है। बोला है श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था, उससे उसे 65 बेचकर राशि प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि 100 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वह 65 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 पुस्तक खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट उसका लगा था, जितना निवेश किया था, वह उसको प्राप्त होता है सिर्फ 65 बेचकर। तो हमें क्या बताना है, लाभ। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि जो क्रय मूल्य है ना, वह वस्तु के रूप में है। बोला 100 पुस्तक खरीदने में जो निवेश किया था, उनमें से 65 बेचकर वह राशि प्राप्त हो गया, यानी 100 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 100 पुस्तक का क्रय मूल्य 65 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका किस फॉर्म में दिया जाता है, वस्तु के रूप में दिया जाता है ना, वस्तु के रूप में दिया जाता है, उस केस में हमें उल्टा कर लेना होता है। यानी जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होता है उसको लिखते हैं क्रय मूल्य में, और जिसके साथ क्रय मूल्य लगा होता है उसको लिखते हैं विक्रय मूल्य। तो 100 पुस्तकें खरीदने, यानी यह क्रय मूल्य है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य में। 100 कहाँ आ जाएगा, विक्रय मूल्य के अंदर। तो जो दूसरा वैल्यू है वो आपका कहाँ जाएगा, क्रय मूल्य। बस इतना ही काम करना होता है। जब भी क्वेश्चन में जो डाटा है, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, वह वस्तु के रूप में रहे, रुपया के रूप में ना दे करके, जैसे प्राइस ना दे करके 500 रुपये में खरीदा, 600 में बेचा, 700 रुपये में खरीदा, 800 में बेचा, इस तरीके से प्राइस ना दे करके बोले कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस केस में क्या करना है कि जिस वस्तु के साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको लिख दीजिएगा विक्रय मूल्य में, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा रहे उसको लिख देना है क्रय मूल्य में। ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे रखा हो। बस उल्टा करना है, बाकी चीज आपका सेम रहेगा। अब सोचिए कि 65 में कोई वस्तु अगर खरीदा गया है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी से। 65 में खरीदा गया है, 100 में बेचा गया है, तो उस केस में लाभ कितना का हो जाएगा, 35 का। 35 ही ज्यादा में बेच रहा है ना, तो 35 का लाभ बट्टा में क्या लिखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य लिखते हैं। जब भी प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो हम लिखते हैं लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ या हानि दोनों हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमसे चाहे लाभ पूछा जाए, प्रतिशत लाभ पूछा जाए, या प्रतिशत हानि, दोनों हम लोग क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। लाभ तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, हानि तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। काटिए, इसको 5 से काटिएगा, यह 7 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा, यह 13 बार में कटेगा। ऊपर में 7 गुने 100 कितना हो जाएगा, 700 बट्टा 13। अब 700 बट्टा 13 प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 13 से भाग करिए तो 13 पंचे 65, 5 बचेगा 50, 13 तिया 39, क्या बच गया 11, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। नीचे जो वैल्यू है वही रहेगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 53 सही 11 बट्टा 13% का लाभ इस सौदे में आपका श्याम को हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचा, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। यानी 144 रुपए में जब किसी वस्तु को बेचा गया तो घड़ी का जितना क्रय मूल्य था उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। जैसे मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य अगर 60 रुपए है तो इस पे इसको 60% का ही लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य अगर 70 रुपए है तो 70% का ही लाभ हुआ।
घड़ी का क्रैमुल अगर 80 रुपए है तो 80% का ही लाभ हुआ, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 144 रुपए में जब बेचा तो 144 तो विक्रैमुल हो गया, तो उसे क्या हुआ कि क्रैमुल के बराबर प्रतिशत लाभ, यानी जितना रुपया वस्तु का क्रैमुल उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? क्रैमुल। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कैसे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है? बोला यह गया है कि 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो वस्तु के क्रैमुल के बराबर। तो जब भी लाभ वस्तु के क्रैमुल के बराबर हो तो आप क्या करिए कि जो विक्रैमुल दे रखा हो उसको ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसके बीच में 10 का डिफरेंस हो। क्या डिफरेंस हो? जिसके बीच में 10 का डिफरेंस। तो 144 को हम लिख सकते हैं 18 गुने 8। 18 और 8 में कितना का डिफरेंस है? देख लीजिए 10 का। आप बोलिएगा कि सर 144 को 16 गुने 9 भी तो तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं, लेकिन 16 और 9 में कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है जिसमें कितना का डिफरेंस हो जाए? जिसमें आपका डिफरेंस 10 का हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसके ऊपर 0 डाल दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? छोटा वाला वैल्यू क्या है? 8, इसके ऊपर 0 डालिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था? इसका क्रयमूल्य 80 रुपए। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 80% का। तो अगर पूछा जाए कि वस्तु का क्रयमूल्य बताइए तो हमारा आंसर 80 रुपए होगा। अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल अगर ऐसे पूछता कि 75 रुपए में किसी वस्तु को जब बेचा गया ना तो उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे? 75 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसमें 10 का डिफरेंस। 75 को तोड़ सकते 15 गुने 5। 15 और 5 में कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? तो दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसके ऊपर 0 डालेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस इसको ध्यान रखना है, इस ट्रिक का उपयोग करके आपको अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका वेन डायग्राम से है। दो क्वेश्चन इसी डाटा के ऊपर आधारित है और वेन डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, है ना। तो अगर वेन डायग्राम टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो बेसिक से जो हमारा वेन डायग्राम कराया गया है, आधे घंटे का क्लास है जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं क्या है। बोला है एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी, 20 व्यक्ति चाय चाय और दूध और 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब हम देखें तो पता चला कि 3 अलग अलग पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों का संख्या जो है वेन डायग्राम के रूप में दर्शाया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाते हैं। एक चाय के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है आपका? कॉफ़ी है और तीसरा जो वस्तु है वह क्या है आपका? यहाँ पे दूध है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा क्या बोला है। 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी, तो यह वाला जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना वेन डायग्राम, यह किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी पीने वाले को हम इसमें रखेंगे। तो 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी, यहाँ रहेगा 30 केवल कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के अलावा इसको कहीं और जो है कॉमन मत करिएगा। 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी। आगे देखिए 40 व्यक्ति केवल चाय। यह वाला जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं ब्लू वाला, वह किसका है? चाय का है। 40 व्यक्ति केवल चाय पीता है। 40 कहाँ रहेगा? जो अनकॉमन पार्ट है वहाँ पे केवल चाय पीने वाला है, तो यहाँ पे रखेंगे। आगे बोला है 25 व्यक्ति, अच्छा देखिए 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी, केवल चाय और कॉफ़ी, यानी केवल चाय और कॉफ़ी में कितना कॉमन करना है? 25 को कॉमन करना है, ठीक है। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध। अच्छा देखिए 30 व्यक्ति कॉफ़ी, 40 व्यक्ति जो है वह चाय पीता है, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी, ठीक है। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, केवल चाय और दूध। यहाँ पे यह वाला जो वेन डायग्राम है वो आपका दूध का हो गया, ठीक है। तो बोला क्या है कि 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, तो चाय और दूध में कितना कॉमन है? 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीता है। और 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध, 15 व्यक्ति क्या है? चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ डाटा इसमें एरर तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, देखिएगा। तीस व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, ठीक है। आगे बोला है 25 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी, 25 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी में आ गया। 20 व्यक्ति चाय और दूध, 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही डाटा है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके ऊपर, वह यह है कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले
के संख्या के बीच का अंतर। तो चाय पीने वाला का संख्या बताइए। चाय वाला जो इस वाले वेन डायग्राम में होगा वही तो चाय पीने वाला होगा। तो चाय पीने वाला का संख्या देखिए 25 और 15 40, 40 40 80 और 20 100। चाय पीने वाला का संख्या कितना है? 100 है। कॉफ़ी पीने वाला का संख्या बताइए। कॉफ़ी पीने वाला का संख्या देखिए 25 और 15 40 और 30 70। कॉफ़ी पीने वाला का संख्या कितना है? 70। इसका अंतर हमें बताना है, निकाल लीजिए अंतर। 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो कितना होगा? 30 होगा। चाय और कॉफ़ी पीने वाले के बीच का अंतर। चाय पीने वाला मतलब इस वेन डायग्राम में जो भी आ रहा है सबका सब चाय पीने वाला होगा ना। केवल चाय बोलेगा तब 40, लेकिन चाय बोलेगा तो इस वेन डायग्राम के अंदर जितना भी डाटा है सबको हम आपस में जोड़ेंगे, जो जोड़ने पे 100 आता है। कॉफ़ी पीने वाले के केस में क्या करेंगे? इस वेन डायग्राम में जो भी डाटा है सबको जोड़ेंगे, तो 25 15 40 30 70 हो रहा है। अब हमें क्या बताना है? दोनों में डिफरेंस बताना है, कितना का हो जाएगा? 30 का। इसी डाटा पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है अगला? बोला है केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे पीने वाले लोगों की संख्या में के तुलना में क्या है? केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी कितना लोग पीता है? 30 लोग। और तीनों पे पदार्थ 15 लोग। केवल कॉफ़ी कितना लोग पी रहा है? केवल कॉफ़ी 30 लोग पी रहा है। और तीनों पे पदार्थ कितना लोग पी रहा है? 15 लोग पी रहा है। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले का जो संख्या है तीनों पे पदार्थ पीने वाले की संख्या में क्या है? 15 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 अधिक। सवाल को ध्यान से समझिएगा, पूछा क्या है? केवल कॉफ़ी पीने वाले का संख्या तीनों पे पदार्थ पीने वाले संख्या की तुलना में क्या है? तो कॉफ़ी पीने वाला, केवल कॉफ़ी पीने वाला का संख्या 30 है, तीनों पे पदार्थ पीने वाला का संख्या 15 है। बताइए 15 की तुलना में 30 क्या है? 15 अधिक है, यही तो बताना था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है कि जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। परिणाम 590 कब आता है? जब किसी संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब इतना परसेंट का वृद्धि कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ना 47 सही क्या है? 1/2%। इसका मान निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा? 47 दूना 94 और एक 95। 95 बट्टा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके अलावा अगर इस प्रतिशत को आप हटाते हैं तो बट्टा में 100, यह बात आपको अच्छे से पता होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? नीचे में 100 होता है। जब आप इसको काटिएगा ऊपर वैल्यू 19 आ जाएगा, नीचे वैल्यू क्या आएगा? 20 आएगा। कैलकुलेट करिए, ऊपर में कुछ नहीं है, केवल क्या है? 19 और नीचे में क्या है आपका? 20 गुने 2 यानी कि 40। अब देखिए ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं अभी तक 47 सही 1/2% का मान निकाले हैं, जो कि आप मन ही मन निकाल सकते हैं। 95 बट्टा क्या हो जाएगा? 200। 95 बट्टा 200 को काटिएगा, बट्टा में 2 है तो 200 ही होगा ना। तो 95 बट्टा 200 को काटिएगा तो 19 बट्टा 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से समझिए। इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि, इसका मतलब 19/40 की वृद्धि। इतने प्रतिशत की वृद्धि, तो इसी का मान यह आया है ना। इसका मतलब 19/40 की वृद्धि। तो 19/40 की वृद्धि यानी 40 में अगर 19 का वृद्धि किया जाए तो क्या वैल्यू आ जाएगा? तब वैल्यू आपका 59 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है? परिणाम 590, यानी 590 जो है वह किसका मान है? 59 यूनिट का मान है। तो 59 से भाग करिएगा, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है? वह संख्या यानी कि 40 यूनिट का मान। संख्या तो 40 ही है ना, 40 यूनिट का मान तो 40 से गुना। जिसका मान देगा क्वेश्चन में उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। इससे इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। 10 गुने 40 यानी कि 400 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। चलिए, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी डाटा आपका भिन्न के रूप में दे, हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। 19/40 की वृद्धि, इसका मतलब है कि 19/40 की वृद्धि अगर हम करेंगे तो कोई भी नंबर 40 से कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 19/40 की वृद्धि यानी 19 का वृद्धि 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। जबकि वृद्धि होने पर कितना होता है? 590। तो 590 59 यूनिट का मान है। हमें वह संख्या चाहिए जिस पे वृद्धि हुआ है, यानी पहले वाला संख्या, यानी 40 यूनिट का मान। तो हम 40 से गुणा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है जब किसी संख्या को, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो वह हो जाता है आपका 270। कितना हो जाता है? 270 हो जाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। छूटा हुआ है इसमें एक संख्या, सॉरी 217 हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ? तो 217 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या बताना है? कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका वैल्यू निकालेंगे। निकालिए। 22 दूना 44 और एक 45 बट्टा 2। 22.5% का मान क्या हो जाएगा? 45/2। और प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे में 100 भी आएगा।
सोल्व इसको करिए, 5 से काटेंगे 5 नवा 45, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100। ऊपर में क्या है 9 और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है 40, 20 दूना 40। कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? 22 दूना 44 और एक कितना होगा 45 बट्टा कितना, 45 बट्टा यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 22.5% है ना, तो 22.5% का मान क्या हो जाएगा, यही देखना है ना। ठीक है, 22 दूना 44 और एक 45 बट्टा 2, ठीक ही था है ना। 45 बट्टा कितना 2 हो जाएगा, प्रतिशत हटा लेंगे नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेट इसको अगर हम करते हैं, 5 से काटेंगे यह कितने बार में कटेगा 9 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में 20 बार में। ऊपर में क्या वैल्यू है 9 है और नीचे में क्या है 40 है। इसका मतलब क्या है 22.5% घटता है, इसका मतलब 9/40 घटता है। तो 9/40 घटने का मतलब 40 में कितना का कमी होता है 9 का, तो 40 में अगर 9 का कमी होगा तो नंबर कितना हो जाएगा 31, कितना से 40 से। 9/40 की कमी, इसका मतलब 40 में 9 की कमी होने पर संख्या कितना हो जाएगा 31, कितना से 40 से। यहाँ पे क्या बोला है संख्या 217 हो जाता है, कितना हो जाता है 217। यूनिट वाइज कितना संख्या हो जाता है 31। हमें क्या बताना है वह संख्या, यानी कि 40 यूनिट का मान, तो 40 से गुना कर लेंगे। 31 से काटिए कितना बार में कटेगा, 31 से काटिए यह 7 बार में कटेगा, 7 एकम 7 और 7 या 21, तो 7 गुने 40 कितना होगा 280, यानी कि वह जो नंबर है हमारा वह 280 है। यहाँ देखिए क्या किया गया है 9/40 की कमी, यानी 40 में 9 का कमी, तो नंबर कितना हो जाएगा नंबर 31 हो जाएगा, जबकि दिया कितना है 217। 217 31 यूनिट का मान है। मूल संख्या यानी 40 यूनिट का मान क्या होगा, हम 40 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, और जिसका मान पूछेगा उसे क्या करना है गुना करना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 6 वर्ष में, देखिए इस रेट पर 6 साल में कितना हो जाता है 2613, यह मिश्र धन है। गौर से समझिएगा, 5% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज हो जाएगा 6 पंचे 30%, मिश्र धन कितना होगा 130। तो इसका मतलब यह हो गया कि 2613 को जो आप देख रहे हैं यह दरअसल आपका 130% का मान है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हम एक एक नियम यहाँ पे लगा दिए। तो हमें यह बताना है कि कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 315 हो जाएगा। तो हमें यह देखना है इसमें कि 315 जो है वह कितने प्रतिशत का मान है। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे हम एक एक नियम लगा दिए हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि 200 रुपया जो है वह 10% का मान है, तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा 1% का मान निकलेगा। तो हमें क्या बताना है कि 500 रुपया कितने परसेंट का मान है, तो हम मान लिए 500 रुपया x% का मान है, तो x से भाग करेंगे तो 1% का मान, दोनों 1% का मान है, इसलिए आपस में बराबर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए ऊपर में यह भी मिश्र धन है, यहाँ भी ऊपर में मिश्र धन है, और नीचे में क्या है, नीचे में परसेंटेज मिश्र धन है, यहाँ भी नीचे में परसेंटेज मिश्र धन है। क्लियर हो रहा होगा, रिपीट कर रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। 5% वार्षिक दर पर 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5 6 के 30%, रेट गुने टाइम यही तो ब्याज होता है, तो 30% ब्याज। तो ब्याज अगर 30% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका 130% हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा 130%, जबकि मिश्रधन दिया कितना है 2613, तो 2613 130% का मान है। हम यह देख लेते हैं कि 315 हमारा कितना परसेंट का मान निकलता है। आगे देखिए, अगर हम 13 से काटेंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा, और अगर 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 0 13 एकम 13। ठीक है, ऊपर से ऊपर वाला करता है 201 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, 15 दूना 30 और 15 एकम 15। यहाँ से x का मान बताइए कितना हो जाएगा 10 गुने 15 यानी 150। अब आपको देखिए थोड़ा सोचने का जरूरत है, यहाँ पे 150 किसका मान आया है x का, और x क्या माने थे, x माने थे कि प्रतिशत के रूप में मिश्रधन हमारा कितना, तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 150%। तो मिश्रधन 150% का मतलब है कि ब्याज कितना होगा 50%। भाई मिश्रधन 150% ना, इसका मतलब ब्याज कितना 50%, और 50% ब्याज जो है 5% वार्षिक दर से कितने साल में हो जाएगा 10 साल में। 50% ब्याज 10% वार्षिक दर से कितने साल में हो जाएगा 10 साल में हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं समझिएगा, 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 6 साल में कोई राशि इतना हो जाता है, यानी 6 साल का मिश्रधन दे रखा है। हमें क्या बताना है कि कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 315 रुपये हो जाएगा। यानी
130% का मान इतना है, तो यह कितने परसेंट का मान है वो निकाल लिए। तो यह पता चला 150% का मान है, तो 150% का मान है, यानी 150% मिश्रधन है हमारा। तो इसमें ब्याज कितना होगा? 50%। अब आप बताइए कि 50% ब्याज 5% वार्षिक दर से होने में कितना समय लगेगा? इसमें 50% ब्याज है, ध्यान रखिएगा। तो 50% ब्याज 5% वार्षिक दर से कितने साल में हो जाएगा? 10 साल में। तो 10 साल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है कि अर्धवार्षिक, मतलब यहाँ पे ब्याज का संयोजन जो है अर्धवार्षिक है, छमाही है। सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि छमाही के डाटा को हम लेके जाएंगे वार्षिक में। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ समझिएगा। अर्धवार्षिक 12% प्रति वर्ष के दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए, रेट क्या है आपका? रेट है 12%, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम यहाँ पे दे रखा है आपका 18 महीना, 18 मंथ्स। क्लियर? हम क्या करेंगे कि चूंकि यह डाटा अर्धवार्षिक का है, तो सबसे पहले हम इसको वार्षिक में ले जाएंगे। तो 1 साल में कितना अर्धवार्षिक होता है? 2। तो हम रेट में कर लेंगे 2 से भाग, और टाइम में कर लेंगे 2 से गुना। तो रेट हो जाएगा हमारा कितना परसेंट? 6%। और टाइम हो जाएगा 18 दूना 36 मंथ। क्या होगा? 36 मंथ, यानी कि 3 साल। कितना साल हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा, है ना। 18 दूना क्या होगा? 36 मंथ। तो 36 मंथ का मतलब 3 साल। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अर्धवार्षिक के डाटा को वार्षिक में ले जाने के लिए रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है। अगर तिमाही का डाटा दे, उसको वार्षिक में ले जाना होगा, तो 1 साल में कितना तिमाही होता है? 12/3 करके पता कर सकते हैं। 4 तिमाही, तो रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना। अगर आपका 4 माही का डाटा है, उसको वार्षिक में ले जाना है, तो 1 साल में कितना 4 माही होगा? 12/4, 3। तो रेट में 3 से भाग, टाइम में 3 से गुना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है आपका? अर्धवार्षिक संयोजन रहता है। तो अर्धवार्षिक में रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। क्लियर? तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें रेट कितना हो गया? रेट हो गया 6%। और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 3 वर्ष। और 3 वर्ष के केस में, कितने साल के केस में? 3 वर्ष के केस में, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष के लिए स्पेशल है। 3 वर्ष के केस में सीआई और एसआई में अंतर जो होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से दर्शाते हैं, और साधारण ब्याज को हम एसआई से दर्शाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है मूलधन इंटू R/100, यानी जो भी रेट है उसमें 100 से भाग। रेट में 100 से भाग इसलिए करते हैं ना, क्योंकि रेट के साथ प्रतिशत लगा होता है, इसका करना है स्क्वायर। रेट में 100 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि R प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो R/100 का होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे लिखना है 300 प्लस R, यानी 300 में जोड़ लेना है रेट, बट्टा में क्या रहेगा? 100। यह तरीका है आपका सीआई और एसआई में डिफरेंस निकालने का। एक बार अगर इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर केस 3 साल का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वह क्या होगा? मूलधन गुने R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मूलधन, बताइए इस क्वेश्चन में कितना है? मूलधन अगर देखिएगा गौर से तो पता चलेगा 1 लाख है। 1 पे 5 जीरो, 2 और 3 5, इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो R का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और नीचे में 100 है, 100 का स्क्वायर, यानी 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो हो गया। इंटू R का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 जीरो। 300 प्लस R, तो R का मान आपका 6 है, 300 प्लस R कितना हो जाएगा? 306, और बट्टा में कितना है आपका? 100। बस इसी को कैलकुलेट करके अपना आंसर हमें निकालना है। ठीक है। देखिए ऊपर में 5 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यह वाला कैंसिल हो गया। अब 306 में 36 से गुना कर लीजिए, तो 36 छक्के होता है आपका 216। 216 के लिए लिखेंगे 6, हासिल 21। अब 36 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। हासिल वाला 21 के लिए 1, क्या बचा? अभी 2। 36 3 108, और 2 110। कितना हो गया आपका? 110। और नीचे में क्या है? 10 है। 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, तो 1101 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। यही आपका सीआई और एसआई में अंतर, 1101.6। विकल्प बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए हम इस डाटा को भी देख करके, सबसे पहली चीज देखिए, सीआईएसआई में डिफरेंस पूछा है, तो सीआईएसआई में डिफरेंस जो होगा इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, मूलधन से ज़्यादा तो नहीं होगा, पहले उसको हटा लीजिए आप।
अब आगे चलिए, अब आगे जो है आपका दो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, जो दो बड़ा, या बहुत बड़ा वैल्यू या बहुत छोटा वैल्यू, इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। जब हम इसको कैलकुलेट किए तो देखिए कि नीचे में 10 आ रहा है, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, और ऐसा एकमात्र विकल्प भी में है। इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि देखिए ऊपर में जो भी वैल्यू है नीचे में 10 है, तो नीचे में 10 होने का मतलब हमारा आंसर वह वाला होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 1 0, जिसके अंतिम में एक दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव होगा, है ना। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, इससे भी चुन सकते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज था यह वाला, इसको आपको याद रखना है। सी आई और एस आई में डिफरेंस P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। आइए इसी चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष, रेट कितना 5%, टाइम कितना 3 वर्ष, सी आई एस आई में अंतर 244 रुपए। इस बार क्वेश्चन में क्या है, सी आई एस आई में अंतर दे रखा है, तो आप सबसे पहले लिखिए सी आई और एस आई में अंतर क्या होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो r बाई 100, r का वैल्यू क्या है 5, 5/100 का स्क्वायर, तो 5/100 का मान बताइए क्या होगा, 5 से काटिएगा इसको कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। भाई r बाई 100 का स्क्वायर करिएगा ना, तो r बाई 100 यानी 5/100 का मान क्या आएगा, 1/20, और 1/20 का स्क्वायर करिएगा तो 1/400 हो जाएगा, इंटू 300 प्लस आर, तो 300 में 5 जोड़िए 305 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ भी क्या रहता है 100 रहता है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कर लेना है। जो वैल्यू कट रहा है सबसे पहले तो उसको आप काट लीजिए। तो अगर हम 5 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 छके 30, 5 एकम 5, और 5 से इसको काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 5 अठे 40, 80 बार में कट जाएगा। ठीक है, 61 से अगर हम ऊपर से ऊपर वाला कटता है, 61 से अगर हम इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, 4 और 6 चौके 24। ठीक है, जो बच गया वैल्यू उसको आपस में गुना करिए, तो 80 गुने 4 कितना हो जाएगा 320, 320 में 100 से गुना, तो 320 में जब आप 100 से गुना करिएगा तो इसके ऊपर 2 जीरो और आ जाएगा। यह वैल्यू किसका हो गया, पी का। हमें पी का मान निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 32,000 रुपये। तो फॉर्मूला पीछे के क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं, जब भी सी आई एस आई में अंतर निकालना होगा 3 साल के केस में तो क्या लिखना है, सी आई माइनस एस आई बराबर मूलधन गुने आर बाई 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस आर बट्टा 100। बस इतना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे चलेंगे 12 में। देखिएगा क्या है, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। देखिए पी का इन्वेस्टमेंट कितना है 5, और क्यू का कितना है 13 है। पी का निवेश 5, क्यू का निवेश 13। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, क्यू ने 6 महीने बाद अपना पूंजी निकाल लिया। क्यू नीचे है ना, इसका पूंजी व्यापार में कितना महीना लगा, 6 महीना, और पी का पूंजी व्यापार में कितना लगा, कितना महीना लगा नहीं पता है। तो पूंजी गुने समय करने पर लाभ निकलता है, तो ऊपर में पी का लाभ नीचे में क्यू का लाभ, जबकि पी का लाभ देखिए कितना है 25 और क्यू का लाभ कितना है 26। हमें सिर्फ क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का मिले कि पूंजी गुने समय बराबर होता है लाभ। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए पी और क्यू के पूंजी का अनुपात 5:13, यह पी का पूंजी यह क्यू का पूंजी। क्यू का पूंजी 6 महीना, पूंजी गुने समय, क्यू का लाभ, पी का पूंजी व्यापार में कितने दिन लगा पूछा है। अब देखिए पी का लाभ बट्टा क्यू का लाभ इतना होगा, जबकि पी और क्यू के लाभ में यह रेशियो दिया है। हमें फटाफट से इसको सोल्व करना है, आंसर निकालना है। ऊपर से ऊपर वाला करता है तो 5 25 हो जाएगा, नीचे से नीचे वाला तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, 3 गुने 5 यानी कि आंसर होगा 15 महीना। 15 महीना यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर हो जाएगा। पूंजी गुने समय क्या होता है आपका लाभ। आगे चलिए, सवाल नंबर 13 पे आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के शून्यक इस प्रकार से है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है कितना 1, यानी मूलों का अंतर जो है वह 1 है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है, उसको सोल्व करने पर x का जो 2 मान आता है ना, उसमें से एक को अल्फा दूसरा को बीटा से दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है। अच्छा, क्या हम इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस
बी के जगह क्या है आपका -5 और बट्टा ए का मान क्या है 1 माइनस उन्हें माइनस प्लस 5/1 यानी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से। या फिर गौर से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, मूलों का अंतर, मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस बी का मान -5 है यानी +5 और ए का मान क्या है 1। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो वैल्यू होता है वह ए का मान हो जाता है, जो एक्स के गुणा में होता है वह बी का मान, और जो कांस्टेंट होता है वो आपका सी का मान हो जाता है ना। तो ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान यहाँ पे m है। या फिर आप एक चीज़ यह कह सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रहता है मूलों का योगफल रहता है इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या रहता है मूलों का गुणनफल रहता है। फिर से समझिए क्या रहता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यहाँ क्या होगा मूलों का योगफल यानी 5 क्या है मूलों का योगफल, और प्लस m क्या है मूलों का गुणनफल। अब गौर से इस चीज को देखिए, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है, तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान निकालना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 5 और 1 6, 6/2 3 हो जाएगा। बीटा का मान क्या होगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग, 5 - 1 आराम से छोटा घटाइएगा, 5 - 1 4, 4/2 कितना होगा 2 होगा। देखिए अल्फा बीटा की जगह 3 2 रखे, देखिए 3 2 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। वैसे भी जब भी क्वेश्चन में इस तरह से x + y का मान लीजिए m दे दिया और x - y का मान अगर n दे दिया, x का मान पूछे जो कि दोनों जगह प्लस में है तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग यानी m + n/2, और y का मान पूछे जो एक जगह माइनस में है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग यानी m - n/2 करेंगे। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। हमें क्या बताना है m का मान, तो m क्या है मूलों का गुणनफल है, m क्या है मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो m का वैल्यू हो जाएगा, एक मूल हमारा 3 है, दूसरा मूल 2 है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी होगा। क्या होगा विकल्प सी। हमने आपसे क्या कहा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस क्या रहता है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल होता है। यही द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, 5 क्या होगा मूलों का योगफल, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 लिखिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, तो एम का मान पूछा है, हम अल्फा इंटू बीटा कर लिए। क्लियर। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा ही देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये शून्यकों के वर्गों का योग 40, शून्यक मतलब कि अल्फा और बीटा, शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40। यह चीज क्वेश्चन में दे रखा है। आप इसको देख के बताइए कि मूलों का जो योगफल है वह कितना है। मूलों का योगफल आप बोलोगे 8, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा मूलों का योगफल इंटू एक्स, तो मूलों का योगफल क्या आ रहा है 8। तो अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में पता चल गया कि 8 है। अब इस दोनों से सोचिए कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। आप 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके वर्गों का योग 40 हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर 8 के लिए हम 7 और 1 लिख सकते हैं ना, 7 और 1 8 हो जाएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 ज़्यादा हो गया। 8 के लिए 6 और 2 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान 6 और कितना हो सकता है 2, क्योंकि 6 + 2 8 और 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40। अल्फा और बीटा का मान 6 2 के अलावा 2 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा बीटा का मान 6 और 2 आ गया, हमें क्या बताना है के का मान बताना है। तो के बताइए क्या है मूलों का गुणनफल यानी 6 × 2, आंसर क्या हो जाएगा 12। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल यानी के की जगह हमें मूलों का गुणनफल लिखना है, और मूल हमारे पास 6 और 2 है, गुणनफल क्या हो जाएगा 6 दूना 12। आगे देखिए tan थीटा का मान b/a दिया है। वही tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका sin थीटा बट्टा cos थीटा, यही तो होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, यह आपका होता है tan थीटा का मान। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वह sin थीटा का है और नीचे वाला जो वैल्यू है वह cos थीटा का है। तो जहाँ भी sin थीटा है वहाँ b लिखेंगे और cos थीटा की जगह a लिखेंगे। तो देखिए cos थीटा की जगह a और sin थीटा की जगह b, cos थीटा की जगह a और sin थीटा की जगह b रखिए। अब a गुने a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, बट्टा नीचे में देख लीजिए a गुना a स्क्वायर और माइनस b गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यही आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, विकल्प सी आंसर। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आगे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का मान दे रखा है, तो देखिए साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के जगह m है और कर्ण के जगह क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको देख करके हम बता सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है तो लंब कर्ण लिख दिए। आधार कितना होगा, तो आधार निकालने के लिए हम करते हैं कर्ण का स्क्वायर। क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर निकलेगा और माइनस लंब का स्क्वायर, और यह रहता है अंडर रूट। ठीक है, इससे यह कैंसिल, एक एक का स्क्वायर कितना, एक। और वैसे भी आप कह सकते हैं, देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण में क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर है, यह क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर करेंगे, इतना आएगा, एक का। तो हमारे पास लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान आपको पता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब m हो जाएगा, लंब क्या होगा आपका, m हो जाएगा, और आधार क्या होगा, आधार आपका 1 हो जाएगा। तो m बट्टा 1 यानी कि m आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। अगर हम आपसे कहे कि भाई लंब हमारा जो है कुछ इस प्रकार से लिख दे कि लंब हमारा x है, ठीक है, आधार हमारा y है, तो कर्ण आप कह सकते हैं ना क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। अब इसमें से हम आपसे कहे कि भाई आधार y है और कर्ण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बता दीजिए कि लंब हमारा क्या होगा। तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। तो यह लंब का स्क्वायर होगा, तो लंब क्या होगा आपका, x होगा। तो इस तरीके से हम लोग पता करेंगे लंब, आधार और कर्ण, और उसके बाद जो पूछा जाएगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखिए क्या है, निर्देशांक अक्ष के साथ रेखा 2x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी इस प्रकार से इक्वेशन देना और आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, 1/2 गुने सी स्क्वायर बट्टा ए बी कर देना है। सी स्क्वायर बट्टा क्या करना है, ए बी कर देना है। अब ए बी सी पता है, जो एक्स के गुना में वैल्यू होगा वह ए का मान, जो वाई के गुना में होगा बी का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह सी का मान। चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल आपका नेगेटिव होगा नहीं। तो सबसे पहले 1/2 लिखिए इंटू सी स्क्वायर। तो सी के जगह क्या है आपका, -7, या -7 रहे +7 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, और बट्टा ए बी। तो ए का मान 2, बी का मान 4, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। आप बता दीजिए आंसर क्या होगा, 49 बट्टा कितना, 49 बट्टा 16, 49/16 वर्ग इकाई, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या ध्यान रखना है, हाफ गुने सी स्क्वायर बट्टा ए बी, हाफ गुने सी स्क्वायर बट्टा ए बी। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आप चाहे तो 5x + 7y माइनस 35 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, या जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आंसर निकाल लीजिए। आप इस तरफ लाइएगा, उससे क्या होगा, सिर्फ चिन्ह ही तो बदलेगा और चिन्ह का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 गुने सी स्क्वायर, तो सी का मान 35 होगा, तो 35 का स्क्वायर 35 गुने 35 बट्टा ए बी। ए का मान बोलिए क्या होगा 5, और बी का मान क्या है 7। तो 5 गुना 7 कितना होगा 35, 35 से 35 गया, ऊपर में 35 नीचे में 2, यानी 35/2, यही आपका क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सोल्व करने का हमारा यही तरीका होगा। और जब कोऑर्डिनेट दिया जाता है तीनों अक्ष का, उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको बताया गया है ना, उस जिसके मदद से आप वहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग देखते हैं, पहले भी कई दफ़ा देखे, आगे भी हम लोग उसको देखते रहेंगे। तो यह आखिरी क्वेश्चन था, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम को भी सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।